हेलो दोस्तों, कैसे हो? देव सर आपका ट्राइटम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता है। देखिए, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है 2D यानी कि द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक। आखिर में इस टॉपिक को लेने की जरूरत कैसे पड़ रही है? अगर देखा जाए किसी भी कंपटीशन में, आप देखिए, अगर किसी भी कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो हर कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा सर्कल, चौथा पैराबोला, पांचवा इलिप्स, छठा हाइपरबोला। ये 6-7 टॉपिक अपने कवर होते हैं और इन्हीं टॉपिक पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा या तो उस टॉपिक को छोड़कर आएगा, उस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ देगा, या सोचेगा यार इस टॉपिक को करने के बजाय अपन अदर्स टॉपिक करने लग जाए, यानी बोरिंग चैप्टर मानते हैं। और ये कोऑर्डिनेट पार्ट को बोरिंग चैप्टर कई मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं, इसकी थ्योरी साथ पहले थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी कराते ही बोर हो जाते हैं, या जब क्वेश्चंस कराने लगे तो थ्योरी समझ नहीं आती, थ्योरी समझ नहीं आती तो क्वेश्चंस कैसे समझ आएंगे? जब क्वेश्चंस और थ्योरी को अगर हमने मिक्स कर दिया, यानी कि मैं आपको आज क्वेश्चंस के साथ साथ उसका बेसिक थ्योरी पार्ट, उसके कॉन्सेप्ट आपको साथ के साथ बताऊंगा। और मैं आपसे ये पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप इसको ध्यान से देखोगे इस वीडियो को, और पूरा वीडियो देखोगे और पहले पार्ट को ध्यान से समझना है। इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अपनी अदर्स बातों को ध्यान में न रखते हुए और मैं छोड़ते हुए मैं इस टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। शुरुआती टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि समकोणिक निर्देशांक पद्धति। आप ध्यान से समझना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको लिखाने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी बातें समझनी है। देखिए, समकोणिक निर्देशांक पद्धति, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ये किसी भी प्लेन को, किसी भी बोर्ड को 4 भाग में विभाजित कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट कॉल्ड क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें किसी भी पॉइंट को हम शो कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट को क्वाड्रेंट में शो करने के लिए 2 पद्धतियां काम में ली गई। कौन कौन सी? एक तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि एक था कार्तीय निर्देशांक पद्धति और एक था ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इसके फॉर्मूले ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पॉइंट, हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत जब कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक पोलर फॉर्म दी गई है, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाना चाहूं तो ये तो है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल, इसे आप एक्स ओ एक्स डैश बोलते हैं और इसे वाई ओ वाई डैश बोलते हैं। अब आपको मैंने अभी भी क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट को हम शो करते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। अगर हम किसी भी पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोमा वाई की फॉर्म में शो करते हैं, इट्स कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किसी भी पॉइंट को आर कोमा थीटा की फॉर्म में शो करना ही क्या कहलाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चंस है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलना है, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आपको यह समझना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये जो है, ये तो होगी x, ये डिस्टेंस है y, ये है r और ये है एंगल थीटा। आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। तो आप देखिए, ये x है तो ये भी तो x ही है, तो x अपॉन r कोस थीटा, तो y x की वैल्यू r कोस थीटा, y अपॉन r साइन थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा। अब आप देखिए, आपको अगर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट दे दी जाए
तो आप उसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करोगे, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके अंदर जो पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो -5 है और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -π/4 दी हुई है। अब आप क्या करोगे, x इक्वल टू -5 कोस -π/4, और कोस माइनस थीटा प्लस का ही होता है 1/√2 माइनस का 5/√2, और ऐसे ही y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 साइन -π/4, और साइन के अंदर माइनस 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 प्लस 1/√2, और आंसर आ गया हमारे पास 5/√2। तो इसका मतलब जो अपने पास आंसर आ रहा है वो है अपने पास -5/√2, 5/√2। यानी कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और कार्टेशियन अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास ये मेथड है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ के साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आपको एक इंटरेस्ट बना रहे कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन अभी सोचिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि कार्टेशियन से पोलर में चेंज करो, मतलब कार्तीय को ध्रुवीय रूप में चेंज करो, तो अब क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल, तभी बहुत सिंपल, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, x² प्लस y² r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस r² कोस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन ले लें, r², तो x² प्लस y² इक्वल टू r², तो r की वैल्यू अंडर रूट x² प्लस है, और थीटा, भाई अगर r साइन थीटा में r कोस थीटा का डिवाइड कर दिया तो y/x, ये दोनों कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू y/x, तो x थीटा की वैल्यू, तो सीधी सी बात है, अगर आपको कार्टेशियन दे दे मतलब x और y की वैल्यू दे दे, तो इसके अंदर रख देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, और इधर रख देंगे तो थीटा आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर वो इस क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट थीटा लिखना है, इसमें हो जैसे x इसमें नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, इसमें पाई माइनस थीटा लिखना है। अगर वो थर्ड में हो तो पाई प्लस थीटा लिखना है, क्योंकि इसमें x और y दोनों नेगेटिव होंगे, और इसमें हो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसमें 2 माइनस थीटा या माइनस थीटा लिख दो, दोनों में से कोई सा एक लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको ये रेक्टेंगुलर का जो स्टार्टिंग का बेसिक पॉइंट है, पॉइंट को किस तरीके से शो करते हैं, कौन सी दो पद्धतियों में शो करते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसके जो मैं अगले वाले कॉन्सेप्ट से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है मेरे सामने, और वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपके स्क्रीन के सामने लिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला कॉन्सेप्ट बताने से पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। उसमें अपने को अब की बार एक इक्वेशन दे दी गई है, एक इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू ax, और उसने ये पूछा है इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है। अब समझना, भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, पोलर को कार्टेशियन में चेंज किया था, अब इसको कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना, मतलब एक्स और वाई को आर और थीटा में चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज? बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू क्या पुट कर दो, आर साइन थीटा, वैल्यू पुट करिए r² कोस स्क्वायर थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a r कोस थीटा। r², देखिए r² कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, r² इक्वल टू a r कोस थीटा, r से r कैंसिल, तो r की वैल्यू a कोस थीटा। बोलिए, मतलब समझ आ गया आपको? तो चलिए मैं जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था उस कॉन्सेप्ट पे अगले पर आते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी है, और ये आप 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस क्या क्या होती है। अगर मैं कह दूं कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला एक मेरे पास है x1, y1 और b है x2, y2, तो a और b की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और
आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म का भी हमारे पास फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको पोलर फॉर्म में r1 θ1 दे दिया जाए और q की वैल्यू r2 θ2 दे दिया जाए, तो पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, अंडर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस θ1 माइनस θ2। अब आप अपने क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बाकायदा 2 पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, P 2,15 डिग्री और Q क्या दे दिया आपको 1,75 डिग्री। अगर आपने गलती से इसको पहले कार्टेशियन में चेंज करो फिर फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो PQ का फॉर्मूला अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2r1 r2 कोस 15 माइनस 70 माइनस 60, और हमें पता ही है 4 + 1 - 4 कोस 60 की वैल्यू, कोस माइनस प्लस होता है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 2 कैंसिल हो गए। अंडर रूट 5 - 2 मतलब अंडर रूट 3 आंसर आ रहा है। देख लीजिए जो आपका डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखिए अब मैं कुछ इसके एप्लीकेशंस पे आता हूँ। तो एप्लीकेशन से क्या होगी, जैसे अगर ये अपने पास किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्राइंगल है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता ही चुका, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालते वक्त आपको ये लगे कि सर AB = BC = CA, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। मैंने आपसे पहले कहा था कि रिटर्न के बाद आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल हो गई, कोई भी 2 साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 2 साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि AB + BC = AC, मतलब 2 साइड का सम और तीसरी साइड के इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि एक ही लाइन में ये तीनों के तीनों पॉइंट होंगे। तो ये एक ट्राइंगल के यानी 3 पॉइंट पर किस प्रकार से एप्लीकेशन लगी है, डिस्टेंस फॉर्मूला की ये है। लेकिन अगर हम ये हमारे पास 4 हो तो क्वाड्रिलेटरल हो ABCOD, तो पहला पॉइंट आपसे अगर ये कह दिया जाए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत के बारे में आपको ये पता होगा कि इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है ना। आमने सामने की साइड इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। AB = CD एंड BC = AD बट एंड AC = BD, मतलब इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, अपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। ये तो होता है रेक्टेंगल यानी आयत। एक आता है दूसरा पॉइंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, मतलब आमने सामने की भुजाएं तो समान होगी, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट आता है वर्ग यानी कि स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB = BC = CA और CD = AD, और डायगोनल ऑल्सो इक्वल, मतलब विकर्ण भी बराबर होंगे, तो ये वर्ग होगा। लेकिन एक समांतर चतुर्भुज, वो समचतुर्भुज, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। आपको ये ध्यान देना जरूरी है।
यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगोनल इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। वर्ग में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल। बट सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उस चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। आपको ए दिया हुआ है 0,0, बी दिया हुआ है आपको 3,4, सी दिया हुआ है 7,7 और डी दिया हुआ आपको 4,3। आपको बताना ये कौन सा रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर है यानी कि ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रोम्बस है। आपको ये बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है यानी कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी। ए बी कितना आ गया, 9 + 16 मतलब 5, 25 का 5 हो गया। बी सी कितना आया, 16 + 9 मतलब 25 का 5। सी डी 9 + 16 मतलब 5 और ए डी 16 + 9 मतलब 5। हमने देखा ऑल साइड इक्वल, इसका मतलब या तो ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अब हम इसके डायगोनल्स चेक करते हैं। और डायगोनल्स कैसे चेक करना है, ए सी 49 + 49 कॉमन है 7√2 और बी डी 4 - 3 1 + 1√2। ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर समचतुर्भुज यानी रोम्बस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बाकायदा ये लिख रहा है कि ए और बी दो पॉइंट है। ए तो कितना है -2,5 और बी कितना है 3,1। ए और बी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार से है, मतलब एस इस प्रकार से सेट है कि ए पी = PQ = QB। बाकायदा देखिए ए पी = PQ = QB लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछा गया कि P और Q का मिड पॉइंट क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, जरा देखिए गौर से। ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम। जब ये तीनों सेम तो इन दोनों का ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मध्य बिंदु किसका बराबर होगा, पी क्यू का मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट। तो सीधी सी बात है, आपको किसका मिड पॉइंट चाहिए, ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, -2 + 3/2। देखिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, 5 + 1/2। तो कितना आ जाएगा 1/2 और 3। तो अगर आप देखोगे तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये आपके सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो सेक्शन फॉर्मूला मेरे ख्याल में आपने पहले भी पढ़ चुके होते हैं। तो आपको ये मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि दो पॉइंट है 2, -3 एंड -5, 6 को जो लाइन मिला रही है, जो लाइन जो आपस में मिल रही है लाइन सेगमेंट, उस पर वाई एक्सेस से कितना इंटरसेप्ट कट किया गया है, मतलब वाई एक्सेस अगर उसको काटता है तो किस रेशो में डिवाइड करता है। तो बहुत सिंपल है, इसकी एक मेथड भी, एक ट्रिक भी याद रखना कि अगर आपके सामने कोई भी दो पॉइंट दे दी जाए x1, y1, b x2, y2, तो आप ध्यान रखना अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को वाई एक्स और एक्स एक्स किस रेशो में डिवाइड करती है। अगर वो एक्स एक्सेस की बात करता है, अगर वो एक्स एक्सेस की बात करता है तो m/n रेशो होता है -y1/y2। अगर वो वाई एक्सेस की बात करें तो m/n -x1/x2। और अगर वो लाइन की बात करें तो ax + by + c, यानी ये लाइन इसको कट करती हो तो किस रेशो में डिवाइड करेगी, तो इसके लिए -ax1 पॉइंट को रख देंगे, by1 c/ax2 by2 c। तो
इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब जैसे मैं अपने वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही हुआ है, उसको एक बार देखिए ध्यान से। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई एक्सेस पे कटा है, तो वाई एक्सेस पे कटा है तो -x1 अपॉन x2, -2 अपॉन माइनस का 5 मतलब 2/5, रेशो क्या आ रहा है 2:5, और प्लस का साइन है, इसका मतलब इंटरनली अगर माइनस आ जाता तो एक्सटर्नली डिवीजन होता। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए एक्स एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट होगा, एक्स एक्सेस पे कितना होता, तो m/n -y1 अपॉन y2 -3/6 कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 1:2 आंसर आ जाता। और ये भी कौन सा इंटरनली डिवीजन ही आता। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट दे रहा है 1,2 और बी दे दिया कितना -2,1 और एक लाइन दे दी, और वो लाइन क्या है 3x + 4y = 7। हमें रेशो चाहिए, तो देखिए आपके साइड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था। आपको क्या करना, ज्यादा सोचा विचार नहीं करनी, माइनस इस पॉइंट को इसमें रखना, 3 × 1 4 × 2 -7 अपॉन 3 × -2 4 × 1 -7 कितना आ जाएगा -3 + 8 -7 -6 + 4 -7 11 में से 7 गया तो 4 और ये कितना 13 में 9 माइनस का 4/9 4:9 आ रहा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन डी में मेरे ख्याल में मैच कर रहा है। आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके अंदर आंसर है, 4th आंसर पे टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इसमें बाकायदा लिख रहा है कि एक पेंटागन है, उसका वर्टेक्स दिए हुए हैं, यानी कि पंचभुज है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना, उसका एरिया निकालना है। तो ध्यान से समझना, देखिए एरिया का फॉर्मूला, अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है और उसके वर्टेक्स अगर हमें दे दिए जाएं ऐसे, और उसका एरिया अगर हमसे पूछा जाए, तो एरिया डेल्टा से शो कर रहा हूं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा था 10वीं क्लास में कि x1 y2 - y1 x2 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y3। और इसका एक मेथड और भी होता है, डिटरमिनेंट मेथड, 1/2 x1 y1 z1 x2 y2 1 x3 y3 1। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स प्यारे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, चतुर्भुज दे दिया जाए, पेंटागन जैसे अपने सामने जो क्वेश्चन हो उसमें पेंटागन दे दिया गया, ऐसा अगर दे दिया जाए यानी पॉलीगॉन दे दिया जाए आपको, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसका एरिया है एरिया ऑफ पॉलीगॉन का एरिया, मतलब बहुभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा 1/2 x1 जितने भी वर्टेक्स आपको दिए जाए y1 x2 y2 x3 y3 चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में x1, y1 लिखना ही है अपने को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इसी क्वेश्चंस को करता हूं। तो पेंटागन में देखिए वर्टेक्स क्या क्या दिया हुआ है, 4,1 b दे दिया 3,6 c दे दिया -5,1 और d दे दिया -3,-3 और e दे दिया हमें -3,0। इसका एरिया निकाला, बहुत सिंपल, अरे बिल्कुल ही सिंपल है। देखो तो सही, क्या देखें, ये देखो 4 1 3 6 -5 1 -3 -3 0 और वापिस वो रिपीट करना है। क्वेश्चन सोल्व, और क्या करना है डिटरमिनेंट में पढ़ा भी था आपने। ठीक है, जिन बच्चों ने डिटरमिनेंट टॉपिक नहीं किया, जिसने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, आई बटन प्रेस करना, वहां से डिटरमिनेंट का टॉपिक निकाल लेना, और डिटरमिनेंट आता है तो ये सोल्व करना आता है। देखिए 1/2 24 -3
3 प्लस 30, 15 प्लस 3, आगे 0 माइनस 9 माइनस 3 0। जरा देखिए 1/2, 24 माइनस 3, 21 प्लस 33 प्लस 18 माइनस 9 माइनस 3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 60, मतलब 30 स्क्वायर यूनिट। ये आपके सामने है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। उसमें एक ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट दिया है 5,2, 2/3, 2 और -4,3। आप इस तरीके से भी सोल्व करते हो, इससे भी कर सकते हो। मैं तो अपना यही मेथड लगाऊंगा। और कितना इजी देखिए अब आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, 5 2, 2/3 2, -4 3, फिर वापस 5 और 2 रिपीट कर दिया। 1/2, 10 माइनस 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो, 2 प्लस 8, -8 माइनस 15। यस या नो? 1/2, ये 8 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 10 12 में से -15 के माइनस का 3, -3 माइनस 4/3, मतलब 9 और 13/6, लेकिन वो माइनस में। और हमें ये भी पता है एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, तो अपना एरिया क्या आ जाएगा इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल है 13/6 स्क्वायर यूनिट। मेरे ख्याल में आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसमें बाकायदा लिख रहा है कि एक ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है वो इंटीजर है, तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ध्यान से सुनना, वर्टेक्स शीर्ष पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। अगर ऐसा है तो आप खुद देखिए, अगर ये इंटीजर होगा तो एरिया हमारे पास भी कोई या तो इंटीजर क्वांटिटी मिलेगी या बिना रूट वाली क्वांटिटी मिलेगी। यस या नो? रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल तो मिलेगा नहीं, रूट वाला नंबर तो मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक समबाहु त्रिभुज के बारे में लिख रहा है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल का अगर मैं एरिया पूछूं तो एरिया क्या होता है इसका? √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में हमेशा √3 आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर इंटीजर मेरे पास है, वर्टेक्स अगर मेरे पास इंटीजर है तो क्या एरिया √3 आएगा? नहीं आएगा। और जब नहीं आया तो आंसर क्या होगा इसका? कि ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स इंटीजर है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन है इसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज कभी भी संभव नहीं है। अगर इसके जो इंटीजर जो वर्टेक्स है, इसके जो शीर्ष है 1 2 ऐसे 1 2 बिना रूट वाले में है, अगर रूट में नहीं है तो वो समबाहु त्रिभुज कभी भी नहीं हो सकता। इसके क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने ये रहा, वो ये कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट है -2, -5, 2, -2 एंड 8, A है। और ये जो पॉइंट हमारे सामने है ये एक रेखा पर स्थित है, ये एक लाइन पर है, यानी ये कोलिनियर है। और जब कोलिनियर होंगे तो प्यारे स्टूडेंट्स आप ये बताइए, अगर कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 0, यानी कि ट्राइंगल कुछ बनेगा ही नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो मेरा तो वही है कॉन्सेप्ट, 1/2 -2 -5 2 -2 8A -2 -5 = 0।
ये 2 को तो 0 भेज दिया, 4 + 10 + 2a + 16 - 40 + 2a = 0। कितना आ गया? 2a 2a 4a, हाँ जी, 20 30 - 10 = 0, 4a = 10, a की वैल्यू 10/4 मतलब 5/2, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये था हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड। इसके अगले टॉपिक में आते हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए सेंटर ऑफ ट्राइंगल के इसमें 5 है हमारे पास, आपने देखा हो पीछे जस्ट मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंट्रोइड, सेकंड इन सेंटर, थर्ड एक्स सेंटर, फोर्थ ऑर्थो सेंटर, फिफ्थ सर्कम सेंटर। इन सभी के बारे में मैं भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ, बाद में इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हैं वो लेता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ सेंट्रोइड के, यानी कि केंद्रक, जिसे हम गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, ध्यान से सुनिए। इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब सबसे बड़ी बात आती है माध्यिका क्या होती है, यानी मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर हमने मिला दिया, इट्स कॉल्ड मीडियन। ये ही मीडियन होती है, और इन्हीं का ही जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो ही क्या होगा? सेंट्रोइड होगा। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होता है? सेंट्रोइड, और यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मीडियंस, यही होता है हमारे पास सेंट्रोइड। अब देखिए सेंट्रोइड इस माध्यिका को, इस मीडियम को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूले में आ जाता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में मीडियन को, सेंट्रोइड जी से शो करते हैं इसे, ठीक। आगे आते हैं इन सेंटर में। इन सेंटर क्या होता है? बहुत मेन पॉइंट है, कई बार कई बच्चों को पता ही नहीं होता और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे केंद्र के लिए तो क्या बन गया? इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। लेकिन इन सेंटर किसके लिए बनेगा? ध्यान से समझना। इन सेंटर होता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्वि भाजकों का संगामी बिंदु, यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल इन ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल हैं, इनका जो बाइसेक्ट होगा वो ही क्या होगा? आई, इन सेंटर। और ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी, वर्टेक्स है ही, तो आई का जो फॉर्मूला होगा वो ax1 + by1 + c, वो bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक्स सेंटर। मैंने क्या कहा था? इसका जो अंतः कोण है, यानी इन एंगल है, अंदर के जो एंगल है उसको बाइसेक्ट जो करता है उसका इंटरसेक्ट, इसमें बाह्य वाले होंगे, यानी कि ट्राइंगल के बाहर जो ये है इनको बाइसेक्ट करे, बाह्य कोणों को जो बाइसेक्ट करता है उसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या कहलाएगा? यानी कि एक्स सेंटर होगा। और इसमें अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रखनी, ए के सामने अगर हमें ए लेना है तो ए वाले पार्ट को नेगेटिव करना है, बस इतना ध्यान रखना है। -a + b + c, -ay1 + by2 + cy3 / -a + b + c, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल हो, उसके शीर्ष से सामने वाली साइड पर जो एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब जो हम डाल रहे हैं, उनका संगामी बिंदु, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट ही हमारे पास ऑर्थो सेंटर होगा,
और ये हम जब लाइन पढ़ेंगे तब ध्यान लगाएंगे कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, दो परपेंडिकुलर लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है सामने वाली साइड। सर्कम सेंटर क्या होगा? एक ऐसा ट्राइंगल जो सर्कल जिसके वो तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता हो, और ये सर्कम सेंटर क्या, इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में कौन कौन? सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एक ही होंगे, घबराना मत, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देना। दूसरी बात, इन राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पर समकोण बना हो वो तो लंब केंद्र होगा, मतलब ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा, और जिस पर सुनिए, और कर्ण का जो मध्य बिंदु है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, ये क्या होगा? सरकम सेंटर, मतलब परिकेंद्र। ये होगा हमारा पास है परिकेंद्र होगा। तो याद रखना, एक समकोण त्रिभुज में जिस पर समकोण बना होता है वो तो ऑर्थो सेंटर होता है, और जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा, वो परिकेंद्र होगा। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में ये सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर कोलिनियर होते हैं। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। चौथी बात, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे। और जो सेंट्रोइड है, मतलब ये जो सेंट्रोइड है, इस ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ध्यान रखना, 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल बताया। अब सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है 2,7, ठीक है, और इसके दो वर्टेक्स दे दिए, एक तो ए दे दिया 4,8 और बी दे दिया हमें -2,6। सी निकालना है x, y। और बहुत इजी, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो 4 + -2 + x/3, 8 + 6 + y/3 किसके इक्वल होगा? 2,7। तो 2 + x 6 और 14 + y = 21। तो x की वैल्यू तो 4 और y की वैल्यू 7। तो थर्ड वर्टेक्स क्या हो गया? 4,7, जो कि आपने बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये लिख रहा है कि एक किसी ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है PQR, वो सारे के सारे रेशनल पॉइंट है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो हमेशा रेशनल होगा, हमेशा रेशनल होगा। देखिए ऑप्शन में आपके पास सेंट्रोइड भी है, अंतःकेंद्र भी है, मतलब इन सेंटर भी है, परिकेंद्र भी है और लंब केंद्र भी है। तो अब आप ये गौर से देखो तो इन सभी के फॉर्मूलों में कहीं जब आप अगर आपने वर्टेक्स रेशनल लिए तो वर्टेक्स भी रेशनल ही आपको मिलेंगे, वर्टेक्स भी आपको रेशनल ही मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा सेंटर है जिसके वर्टेक्स रेशनल होने के बाद भी वो रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और नॉट मे बी। तो इसका मतलब कौन सा है ऐसा? वो है अंतःकेंद्र, मतलब इन सेंटर। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि ए रेशनल, सी रेशनल, ए रेशनल, बी रेशनल, सी रेशनल,
मतलब परिमेय का मतलब रूट नहीं है, लेकिन जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट आ भी सकता है और नहीं भी। भाई वर्टेक्स है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस रूट में आ भी सकती है, रूट में नहीं भी। रूट में नहीं आई तीनों, तब तो इसका मतलब रैशनल ये हो सकता है। लेकिन अगर रूट में आ गई तो इसके जो सेंटर है, इसके वर्टेक्स रैशनल होने के बावजूद भी सेंटर यानी कि इन सेंटर हमारे पास इररेशनल मिलेगा, अपरिमेय संख्या में मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा अंतः केंद्र, मतलब इन सेंटर। एक ऐसा सेंटर है जिसके वर्टेक्स रैशनल होने के बाद भी वो खुद इररेशनल हो भी सकता है, यानी अपरिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 14 पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है ही 1,√3 ए, दूसरा बी पॉइंट क्या दिया हुआ आपको 0,0 और सी क्या दिया है 2,0। इसका हमें अंतः केंद्र निकालना है, मतलब इन सेंटर निकालना है। और इन सेंटर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। ये ए है, ये बी है। अभी भी मैंने आपको उसी के बारे में तो बताया था। ए अगर 1,√3 है, ये 0,0 है, ये 2,0 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये तो 2 होगी। इनके बीच की डिस्टेंस बी है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस 1 + 3 मतलब फिर 2 होगी। और इनके बीच की डिस्टेंस ये सी कितना आ जाएगा? फिर 2 होगी। ये तो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंट्रोइड केंद्रक, इन सेंटर अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सरकम सेंटर परिकेंद्र। चारों के चारों एक ही होंगे, सेम होंगे, यानी कि आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ax1 + b x2 + c x3/a + b + c लगाने की जरूरत नहीं है। लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। आप तो डायरेक्ट सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 + 0 + 2/3 √3 + 0 + 0/3। तो आंसर आ जाएगा 1,1/√3, जो कि आपके डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में बाकायदा ये लिख रहा है कि ओरिजिन को 1,-2 पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो 4,5 के नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यानी कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन से। दो टाइप के होते हैं, एक तो पैरेलल होता है यानी समांतरीय होता है, एक होता है रोटेशनल घूर्णन होता है। देखिए दोनों को लिए मैं एक आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट, और जहां पर ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, शिफ्ट ओरिजिन, ओरिजिन को जिस पॉइंट पे शिफ्ट किया गया है, ये फॉर्मूला लगा देना। जैसे आपके सामने जो ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसमें ये बाकायदा कहा है कि ओरिजिन को किस पे शिफ्ट किया गया है? 1,-2 पर। तो अपने को जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, कौन है हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट? 4,5 के न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए 4,5 1,-2। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड से सेकंड को माइनस कर दीजिए, माइनस +7 आ जाएगा 3,7, जो कि आपके सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसमें बाकायदा लिख रहा है कि कोऑर्डिनेट अक्ष को 135 डिग्री पर घुमा दिया गया। तो 4,-3 जो नए कोऑर्डिनेट है वो पुराने कितने होंगे? तो इसका एक फॉर्मूला आपको काम में लेना है। फॉर्मूला क्या है? ये टेबल बनानी है हमें, इस टेबल को काम में लेना है। यहां तो मैं लिख रहा हूं न्यू, मतलब नीचे की ओर, ठीक है। ये तो है न्यू कोऑर्डिनेट और ये है ओल्ड, स्मॉल x और y। तो यहां तो आएगा कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो हाँ जी, क्वेश्चन में जरा गौर से देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। थीटा की वैल्यू तो दी है 135 डिग्री और कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है 4,-3। उठा कर रख दीजिए,
4 माइनस 3 और स्मॉल x ये y कोस 135 डिग्री माइनस का 1/√2 साइन 135 डिग्री साइन 135 डिग्री प्लस का 1/√2 ये माइनस 1/√2 और ये 1/√2। इस x की वैल्यू क्या होगी? इसको इससे इंटू करिए -4√2 माइनस और माइनस प्लस 3/√2। आंसर आ गया -1/√2। y की वैल्यू 4/√2 माइनस और माइनस प्लस 3/√2 7/√2। तो अपना एक्यूरेट आंसर आ गया -1/√2 7/√2। ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था। तो आपको ये जो टेबल है ये ध्यान रखना है, टेबल को किस तरीके से यूज किया है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप देख सकते हो, वापस इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आज मैंने आपको 2D के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ करके आपको 2D के जो स्टार्टिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन जो पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है आपके सामने स्क्वायर रेक्टेंगल और क्या नाम पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये 4 दे दे, मतलब वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, ये चारों में से किसी एक को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसके 3 वर्टेक्स ये है, चौथा वर्टेक्स निकालिए, चौथा शीर्ष निकालिए, 4th वर्टेक्स निकालिए। तो बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। ऐसा कुछ मत करना। इन चारों के लिए स्क्वायर वर्ग, रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, इन चारों के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है कि इनके जो विकर्ण है, विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं ए बी सी और डी की बात करूं तो a प्लस c/2 b प्लस d/2 का यूज करना है और आपके पास चौथा वर्टेक्स निकल कर आ जाएगा। आज इस 2D के बारे में जो जानकारी दी है उसको ध्यान से पढ़ना। और प्यारे बच्चों, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा भी डाउट हो, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए। आपको अगर मेरे नंबर चाहिए तो कमेंट्स में लिख करके आप मेरे नंबर भी ले सकते हो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। देखिए अब एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, एयरफोर्स नेवी की डेट आ चुकी है और एनडीए की भी डेट फाइनल है, जीमेन की भी डेट फाइनल है, मतलब एग्जाम होंगे। और इस एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी और उस दुगनी मेहनत के लिए आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, हर चीज़ में सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ही इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी तो ये पहला पार्ट है, आगे आने वाले कई पार्ट बनेंगे, क्योंकि 2D अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको समझाने में भी बहुत काफ़ी टाइम लगता है और बच्चों को समझने भी टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की और आप करना कोशिश समझने की, और मेरा साथ आप देते रहोगे, मैं आपका साथ देता रहूँगा। इसी के साथ ही मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।